नमस्ते दोस्तों, स्वागत है बिलियनेयर टाइकून नॉवल एक्सप्लेन्ड इन हिंदी के एक महा एपिसोड में। आज हम लेकर आए हैं एपिसोड 11 से 20 तक की पूरी कहानी, यश की जंग, साजिशें और उसका बड़ा खुलासा। तैयार हो जाइए एक धमाकेदार सफर के लिए। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कार्टियर स्टोर के बाहर खड़े लोग अभी भी सदमे में थे। विक्रम मल्होत्रा का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो चुका था। 70% शेयर्स ये झूठ है, तुम कोई सबूत दिखाओ, उसने चिल्लाकर कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब वो दम नहीं था जो पहले था। यश ने उसकी तरफ एक ठंडी नजर डाली, फिर हल्का सा मुस्कुराया। सबूत? ठीक है विक्रम, सबूत चाहिए तो देख लो। उसने अपना फोन निकाला, स्क्रीन पर कुछ टैप किया और उसे विक्रांत सिंह की तरफ बढ़ा दिया। विक्रांत जी, आप ही दिखाइए। विक्रांत ने कांपते हाथों से फोन लिया। स्क्रीन पर एलीट प्लाजा के शेयर होल्डर डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें साफ लिखा था यश कुमार, 70% ओनरशिप। विक्रांत ने गहरी सांस ली, फिर विक्रम की तरफ देखा। विक्रम, ये सच है? यश जी अब एलीट प्लाजा के मालिक हैं। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। आसपास के लोग चुपके चुपके बातें करने लगे। ये लड़का कौन है? 70% शेयर्स? इतना पैसा कहाँ से आया? यश ने सिमरन की तरफ देखा। चलो सिमरन, यहाँ का ड्रामा खत्म हो गया। फिर उसने विक्रांत की तरफ मुड़कर कहा, विक्रांत जी, बाकी आप संभाल लीजिए, मुझे भरोसा है आप सही फैसला करेंगे। विक्रांत ने सिर झुकाकर कहा, जी यश जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। जैसे ही यश और सिमरन स्टोर से बाहर निकले, मैनेजर शर्मा और मैनेजर कपूर एक दूसरे को देखने लगे। विक्रम अभी भी वहीं खड़ा था, अपनी हार को पचा नहीं पा रहा था। लेकिन यश के लिए ये सब अब बीती बात थी। कुछ देर बाद एलिट प्लाजा के बाहर यश अपनी चमचमाती पगानी सुपर कार के पास पहुंचा। 9 करोड़ की ये गाड़ी सड़क पर खड़ी थी और उसकी चमक से हर कोई हैरान था। सिमरन ने गाड़ी को देखकर भौहें उठाईं। यश, ये तो कमाल है, हम कहाँ जा रहे हैं? यश ने दरवाजा खोला और हल्के से मुस्कुराया। बैठो सिमरन, थोड़ा मजा करते हैं। सुपर कार की गड़गड़ाहट ने सड़क पर सबका ध्यान खींच लिया। यश ने गाड़ी स्टार्ट की और मुंबई की सड़कों पर निकल पड़ा। हवा तेजी से गाड़ी के शीशों से टकरा रही थी। सिमरन ने पूछा, तो अब मिनट क्या है? यश ने उसकी तरफ देखा। सोचा था एलीट प्लाजा के टॉप फ्लोर पर मीटिंग करूं, लेकिन अभी मूड नहीं है। चलो कुछ देसी खाना खाते हैं। सिमरन ने हैरानी से कहा, देसी खाना मतलब? रोड साइड ढाबा, यश ने हंसते हुए कहा। कभी कभी 9 करोड़ की गाड़ी से ढाबे पर खाना खाने का मजा ही अलग है। सिमरन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ठीक है चलो, लेकिन ढाबा तुम्हें आदत है क्या? यश ने हल्का सा सिर हिलाया। सिमरन, मैं वहां से आया हूं जहां ढाबे ही जिंदगी थे। ये सब शान शौकत बाद में आई। चल तुझे ले चलता हूँ। कुछ ही देर में यश की पगानी बांद्रा के एक मशहूर ढाबे के पास रुक गई। सड़क किनारे खड़ा ढाबा, जहां लकड़ी की बेंच और टेबल्स थीं और चारों तरफ लोग मटन करी और तंदूरी रोटी खा रहे थे। 9 करोड़ की सुपरकार को देखकर ढाबे वाले और वहां बैठे लोग हैरान रह गए। अरे ये तो पगानी है, एक शख्स ने चिल्लाकर कहा। 9 करोड़ की गाड़ी ढाबे पर? भाई, ये तो फिल्मों में होता है। दूसरा बोला। यश और सिमरन गाड़ी से उतरे। यश ने अपनी सनग्लासेज उतारी और ढाबे की तरफ बढ़ा। सिमरन उसके पीछे पीछे चल रही थी, थोड़ा हिचकिचाते हुए। यश, सच में यहाँ खाएंगे? हाँ, क्यों नहीं? यश ने कहा, यहाँ का मटन और नान लाजवाब है। बैठो। दोनों एक टेबल पर बैठ गए। ढाबे का मालिक, एक मोटा ताजा शख्स, दौड़ता हुआ आया। साहब, आप यहाँ क्या चाहिए? यश ने मेन्यू सिमरन की तरफ बढ़ाया। तू ऑर्डर कर। सिमरन ने मेन्यू लिया और हंसते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं नहीं रुकूंगी। 50 मटन सीख कबाब, 10 चिकन टिक्का, 2 मटन रोगन जोश, 1 बॉक्स बियर और नान की पूरी टोकरी। ढाबे का मालिक हैरान होकर बोला, इतना सारा? साहब, आप लोग तो पूरे ढाबे को खरीद लेंगे। यश ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं भाई, जो बचेगा पैक कर देना। जल्द ही टेबल खाने से भर गई। सिमरन ने हाथ रगड़ते हुए कहा, यश, अब मैं शुरू कर रही हूँ। यश ने सिर हिलाया। शुरू करो, मुझे तेरी ये बेफिक्री पसंद है। सिमरन ने एक बियर की बोतल उठाई, ढक्कन दांतों से खोला और यश की तरफ बढ़ाया। ये लो यश भाई, वैसे तुम गाड़ी चला रहे हो, पी लोगे? यश ने बियर ली और हल्का सा मुस्कुराया। कोई बात नहीं, कंपनी से किसी को बुला लूंगा। उसने फोन निकाला और विक्रांत सिंह को कॉल लगा दिया। हाय यश जी। विक्रांत ने फौरन फोन उठाया। उसकी आवाज में वही घबराहट थी। विक्रांत जी, मैंने थोड़ी सी पी ली है, यहां बांद्रा में हूं, एक गाड़ी भेज दो मुझे पिक करने के लिए। जी यश जी, मैं अभी करता हूं, विक्रांत ने कहा। लेकिन अंदर ही अंदर उसने सोचा, ये मौका किसी और को क्यों दूं? उसने अपनी मर्सिडीज 450 की चाबी उठाई और खुद ही निकल पड़ा। बॉस के सामने इंप्रेशन जमाने का इससे बेहतर मौका कहाँ मिलेगा? उधर ढाबे पर लोग अभी भी यश और सिमरन को देख रहे थे।
9 करोड़ की गाड़ी वाला ढाबे पर बियर पी रहा है। एक शख्स ने कहा, और वो लड़की कितनी खूबसूरत है, पैसा लोग सब कुछ है इनके पास। दूसरा बोला। यश और सिमरन ने इन बातों की परवाह नहीं की। वो अपने खाने और हंसी मजाक में मस्त थे। सिमरन ने एक कबाब उठाया और कहा, यश, सच में ये ढाबा वाला खाना एलीट प्लाजा के किसी 5 स्टार से कम नहीं। यश ने हंसकर जवाब दिया, सिमरन, असली मजा तो यही है। ऊंची इमारतों में बैठकर दुनिया को देखने से बेहतर है सड़क पर बैठकर जिंदगी को जीना। ढाबे की टेबल पर हंसी मजाक का दौर चल रहा था। सिमरन, जिसे लोग शेरनी सिंह कहते थे, ने एक और बियर की बोतल उठाई और ढक्कन दांतों से खोल दिया। उसकी आंखों में मस्ती चमक रही थी। यश भाई, एक और बोतल मेरे साथ पी लो, उसने जोर से कहा और बोतल को हवा में लहराया। यश ने हंसते हुए सिर हिलाया। सिमरन, तू तो सच में शेरनी है, इतना पी सकती है, लड़कों को भी पीछे छोड़ देगी। सिमरन ने सीना ठोक कर कहा, मैं पंजाब की बेटी हूं यश, हम या तो पीते नहीं या फिर बोतल उठाई तो कोई रोक नहीं सकता। फिर उसने बियर का एक बड़ा घूंट लिया और टेबल पर पैर रख दिया। यश भाई, तूने आज मेरे लिए स्टोर में उस विक्रम को सबक सिखाया, इसके लिए एक बोतल तो बनती है। यश ने उसकी सच्ची नजरें देखी और मुस्कुरा दिया। सिमरन, इसके लिए शुक्रिया मत बोल, कोई और मेरी जगह होता तो भी वही करता, मैं चुपचाप बेइज्जती नहीं देख सकता। सिमरन ने बोतल उठाई और कहा, फिर भी यश, तूने मेरी मदद की, ये मेरे लिए बहुत है, चल एक बोतल मेरे साथ। दोनों ने बोतलें टकराई और पीना शुरू कर दिया। बातें आसमान से जमीन तक चल रही थीं, मुंबई की गलियों से लेकर पुरानी यादों तक। इधर दूर से विक्रांत सिंह अपनी मर्सिडीज 450 में बैठा सब देख रहा था। उसके साथ उसका असिस्टेंट राहुल भी था। दोनों गाड़ी में चुपचाप खड़े थे, लेकिन राहुल की बेचैनी साफ दिख रही थी। विक्रांत सर, हम यश जी को हेलो नहीं बोलेंगे, उसने धीरे से पूछा। विक्रांत ने उसे गुस्से से घूरा। राहुल, दिमाग लगाया कर, अभी यश जी अपनी दोस्त के साथ मजे कर रहे हैं, हम बीच में टपक पड़े तो क्या इंप्रेशन बनेगा। राहुल ने सिर झुकाया, लेकिन सर, कोई लेकिन वेकिन नहीं। विक्रांत ने काटते हुए कहा, यश जी भले ही जवान दिखते हों, लेकिन आज एलिट प्लाजा में जो हुआ वो बताता है कि वो कोई आम इंसान नहीं है। हमारा काम है उनकी सेवा करना, न कि बेवजह आगे बढ़ना। राहुल ने जल्दी से सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं सर, मैंने जल्दबाजी में सोचा। विक्रांत ने ठंडी सांस ली। जल्दबाजी नहीं राहुल, तू ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहा था। यश जी जैसे लोगों के सामने कम बोलो, अपना काम करो, समझा। जी सर, राहुल ने शर्मिंदगी से कहा। उधर शर्मिंदगी से कहा। ढाबे पर बियर की बोतलें खाली होती जा रही थीं। यश का सिर थोड़ा भारी हो गया था, लेकिन सिमरन अभी भी जोश में थी। 10 से ज्यादा बोतलें पीने के बाद भी उसका जोश कम नहीं हुआ था। यश को शराब की आदत नहीं थी, लेकिन आज सिमरन के साथ वो बह गया था। उसने टेबल पर हाथ रखा और कहा, बस सिमरन, अब बहुत हो गया, चल बिल चुकाते हैं। बॉस, बिल। यश ने जोर से आवाज लगाई। कुछ ही पल में ढाबे का मालिक, वो मोटा ताजा शख्स, दौड़ता हुआ आया। साहब, आपका बिल पहले ही चुक गया है। यश ने भौहें चढ़ाई, फिर दूर खड़े विक्रांत को देखा। उसे समझते देर नहीं लगी। ठीक है, चलो, उसने हल्के से कहा, फिर हाथ हिलाकर विक्रांत को बुलाया। विक्रांत और राहुल तेजी से दौड़े आए। यश जी, आपने पी ली? विक्रांत ने सम्मान से पूछा। यश ने सिर हिलाया। हाँ, थोड़ी सी। कारी तैयार है ना, हमें घर छोड़ दो। जी यश जी, विक्रांत ने फौरन कहा। सिमरन, जो अब नशे में डगमगा रही थी, मर्सिडीज 450 में बैठ गई। फिनिक्स सोसाइटी, उसने धीमी आवाज में कहा। यह बांद्रा में उसका किराए का घर था। विक्रांत ने राहुल को इशारा किया। यश जी की पगानी चलाओ, पीछे पीछे आओ। फिर उसने खुद मर्सिडीज स्टार्ट की और सावधानी से चल पड़ा। गाड़ी की स्मूथ राइड ने रास्ते को आसान बना दिया। कुछ ही देर में वो फीनिक्स सोसाइटी के गेट पर पहुंच गए। चल, घर चलते हैं, यश ने कहा और सिमरन का हाथ थामकर उसे गाड़ी से उतारा। सिमरन नशे में यश के कंधे पर झुक गई। उसकी आवाज धीमी थी। यश जी, आपकी गाड़ी की चाबी। राहुल दूर से दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में चमक थी। 9 करोड़ की पगानी चलाने का मौका उसे मिला था, शायद जिंदगी में फिर कभी ऐसा ना हो। यश ने चाबी ली, कुछ बोला नहीं और सिमरन को सहारा देकर आगे बढ़ गया। राहुल को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा, यश जी बड़े मालिक हैं, मुझे गाड़ी चलाने दी, ये भी बड़ी बात है। जब यश और सिमरन बिल्डिंग के यूनिट गेट में गायब हो गए, विक्रांत ने राहुल को गाड़ी में बुलाया। मर्सिडीज की पीछे वाली सीट पर बैठते हुए विक्रांत थकान से भारी था। उसने माथा रगड़ा और कहा, राहुल, मुझे घर छोड़ दे। जी सर। राहुल ने मूड ठीक किया और गंभीर होकर गाड़ी चलाने लगा। लिफ्ट से ऊपर जाते हुए यश और सिमरन के किराए के फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचे। चाबी कहाँ है? यश ने पूछा। यहाँ। सिमरन ने अपनी शॉर्ट्स की जेब से चाबी निकाली। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। यश ने चाबी ली, दरवाजा खोला और दोनों अंदर चले गए। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ,
यश की आंखें चमक उठीं। घर छोटा था, 50-60 स्क्वायर मीटर का, लेकिन बेहद साफ सुथरा था। सिमरन की बिंदास शख्सियत को देखकर यश को लगा था कि उसका घर सादा होगा, लेकिन यहाँ हर कोने में क्यूट सॉफ्ट टॉयज, रंग बिरंगे पर्दे और नाजुक सजावट थी। वाह सिमरन, यश ने कहा, ये घर तो बहुत प्यारा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटा सा सपना हो। सिमरन ने नशे में मुस्कुराया और धीरे से कहा, यश। सुबह का सूरज आसमान में चढ़ चुका था, लेकिन यश कुमार की आंखें दोपहर तक नहीं खुली। सच कहें तो रात का ढाबा वाला मजा और सिमरन के साथ बियर की महफिल उसे थका गई थी। बिस्तर से उठते ही उसने फोन उठाया। जैसे ही ऐप खोला, बिग डेटा ने काम शुरू कर दिया। लंबी लंबी वीडियो की बार आ गई। ये टेक्नोलॉजी भी कमाल है, उसने सोचा। फिर उसने ऐप का बैकग्राउंड खोला, एक झटके में 10 करोड़ रुपए रिचार्ज कर दिए और लाइव ब्रॉडकास्ट रूम्स में घूमना शुरू कर दिया। उसका मकसद साफ था, कंज्यूमर क्रेडिट हासिल करना। अब उसके लिए पैसा बस एक नंबर था, लेकिन क्रेडिट रिवॉर्ड्स वो असली खजाना थे। इनाम में मिलने वाली चीजें पैसों से कहीं ज्यादा कीमती थीं। पता नहीं कितने लाइव रूम्स में गया, कितने गिफ्ट्स बरसाए, 10 करोड़ का आधा हिस्सा उड़ गया। बैकग्राउंड में प्राइवेट मैसेजेस की बाढ़ आ गई, हजारों एंकर उसे ऐड कर रहे थे। आखिरकार ढेर सारे एंकर्स को फॉलो करने के बाद वो पलाया। डिंग, फोन पर नोटिफिकेशन बजा। कंज्यूमर क्रेडिट रिवॉर्ड, पुणे फार्मा ग्रुप के 70% शेयर्स। फौरन गूगल खोला और सर्च किया। जो पढ़ा उससे उसकी आंखें चौड़ी हो गई। पुणे फार्मा ग्रुप भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट फार्मास्यूटिकल ग्रुप था। इसके 20 से ज्यादा दवा कारखाने थे, एक अलग रिसर्च डिपार्टमेंट था और इलाज के मामले में इसकी साख आसमान छूती थी। मेडिकल फील्ड के प्रोफेसर्स तक यहाँ नौकरी पाने को तरसते थे। सिर्फ कारखाने ही नहीं, पुणे फार्मा के पास देश का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल चेन भी था। हर बड़े शहर मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में पुणे हॉस्पिटल की शाखाएं थीं। कई सरकारी 3 टियर हॉस्पिटल्स भी इसके आगे फीके पड़ते थे। मुंबई में इसका सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, जहां आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन का मिश्रण था। सुना था वहां एक टॉप आयुर्वेदिक गुरु थे, जिनके इलाज के लिए बड़े बड़े नेता और बिजनेसमैन लाइन लगाते थे, लेकिन कीमत वो भी आसमान छूती थी। खबर थी कि एक पंजाबी बिजनेसमैन सरदार बलजीत सिंह ने मुंबई के पुणे हॉस्पिटल में एक महीने के इलाज के लिए 30 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उस वक्त ये खबर अमीरों के में आग की तरह फैली थी, लेकिन बलजीत सिंह ने कहा था, हर पैसा वसूल था। उसके बाद पुणे हॉस्पिटल की शोहरत और बढ़ गई। दुनिया में पैसे की कमी नहीं, यश ने सोचा। अमीरों को चाहिए वक्त और सेहत। अगर पैसा खर्च करके कुछ साल जिंदगी बढ़ जाए तो कौन परवाह करता है। वो बिस्तर से उठा, कपड़े पहने और बाहर निकलने को तैयार हो गया। भले ही अब वो बदल गया था, उसकी पहचान साधारण नहीं रही थी, लेकिन पुरानी कंपनी में एक बार जाना जरूरी था। कम से कम बॉस को अपनी विदाई की खबर तो देनी थी। वैसे तो कोई और उसकी जगह होता तो इतनी मेहनत न करता, लेकिन यश की कंपनी अलग थी। कॉलेज के बाद उसने इसी स्टार्टअप में कदम रखा था। बॉस अजय मेहरा भी नया नया उद्यमी था। 2 साल कम थे, लेकिन वहां की यादें गहरी थीं। अजय ने उसका खूब ख्याल रखा था। किराए से लेकर सैलरी तक सब बढ़िया था। बस यश की अपनी आदत थी पैसा उड़ाने की। घर को पैसे नहीं भेजे, जिससे कई बार जेब खाली हो गई। पगानी की चाबी उठाई और वो कंपनी की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में ट्रैफिक लाइट पर रुकते ही उसने माँ का अकाउंट खोला और 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। अब माँ पापा को कोई तकलीफ नहीं होगी, उसने सोचा। हरी बत्ती जली और उसने एक्सीलरेटर दबा दिया। पगानी की गड़गड़ाहट ने सड़क पर सबका ध्यान खींच लिया। मुंबई की सड़कों पर गाड़ी दौड़ रही थी, लोग हैरानी से देख रहे थे। एक मासेराटी में बैठी 2 लड़कियां भी चौंक गई। को पायलट सीट पर बैठी एक क्यूट सी लड़की, जिसके सिर पर प्रिंसेस हेड थी, चिल्लाई, देखो वो पगानी फेंगशेन है ना, देश में ऐसी कितनी होंगी। ड्राइवर, एक खूबसूरत और गंभीर दिखने वाली लड़की, ने यश की गाड़ी पर नजर डाली। तू गलत है शालिनी, ये पगानी विंड का लिमिटेड एडिशन है। दुनिया में सिर्फ 5 है और भारत में ये इकलौती है। क्या दुनिया में 5? शालिनी की आंखें फैल गईं। तो कितने की होगी? करीब 10 करोड़, उसकी दीदी प्रिया ने शांत लहजे में कहा। हाय राम, एक गाड़ी में हमारी फैमिली की 1/3 दौलत। शालिनी ने मुंह खोला। शालिनी ने, ध्यान दे, प्रिया ने डांटा। लेकिन तभी नेविगेशन की आवाज के बीच शालिनी की हरकत से प्रिया का ध्यान भटक गया। यश की गाड़ी को ओवरटेक करते वक्त मासेराटी का बैलेंस बिगड़ा और पीछे का बम्पर पगानी से टकरा गया। जोरदार टक्कर नहीं हुई, लेकिन हल्का सा खरोंच जरूर आ गया। दोनों बहनें गाड़ी से उतरी। शालिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। बर्बाद हो गए, दिवालिया निकल आएगा, वो बड़बड़ाई। प्रिया ने उसे गुस्से से घूरा। तूने ही तो जिद की थी, वरना मैं ऐसा क्यों करती? फिर भी वो घबराई हुई थी। आम गाड़ी होती तो वो डांट डपट कर निपटा लेती, लेकिन ये पगानी थी, 10 करोड़ की। तभी यश गाड़ी से उतरा, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए। दोनों बहनें उसे देखकर एक पल को ठिठक गईं। प्रिया ने खुद को संभाला, लेकिन शालिनी बड़बड़ाई, कितना हैंडसम है शालिनी,
प्रिया ने दांत पीसे कंट्रोल कर। फिर उसने यश की तरफ मुड़कर कहा, सर माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। आपकी गाड़ी को नुकसान हुआ, बताइए इसे कैसे सुलझाए। यश ने गाड़ी का पीछे का हिस्सा देखा, खरोंच थी, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं। उसने हल्के से हंसकर कहा, कोई बड़ी बात नहीं, बस कार का कोट बदलवाना पड़ेगा। सिस्टम ने जब ये गाड़ी दी थी तो इनविजिबल कार कोट भी साथ था। ये छोटी सी खरोंच कोट बदलकर ठीक हो जाएगी। उसके लिए ये छोटा खर्च था, लेकिन आम लोगों के लिए लाखों का सवाल था। ये कोट खास था, पूरी गाड़ी का एक सेट जिसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ थी। नहीं, मुझे जल्दी है, ऐसे ही ठीक है। यश ने प्रिया के मुआवजे के ऑफर को ठुकरा दिया। उसने हाथ हिलाकर गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए कहा, चलता हूं। प्रिया थोड़ा शर्मिंदा हुई। उसने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, सर ये मेरा बिजनेस कार्ड है, अगर गाड़ी में कोई दिक्कत हो तो मुझे कभी भी बता दीजिएगा। यश ने कार्ड लिया और हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, ये बस एक छोटा सा वाकया था, लेकिन सड़क पर खड़े लोगों ने पहले ही फोन निकालकर वीडियो बना लिया और इंटरनेट पर डाल दिया। टाइटल एक से बढ़कर एक थे। आसमान छूती गाड़ी का एक्सीडेंट, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अमीर लड़के को इम्प्रेस करने के लिए लड़की ने ठोकी 10 करोड़ की कार। वीडियो ऑनलाइन आते ही मार्केटिंग अकाउंट्स ने इसे हाथों हाथ लिया। बातें बढ़ती गईं और कमेंट्स में तो हंगामा मच गया। मैं कहती हूं, लड़की को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। लड़के ने पहले लेन बदली। मेरी जगह होती तो इंश्योरेंस के 50 लाख से उसकी गाड़ी ठोक देती। एक यूजर ने कीबोर्ड पर गुस्सा उतारा। नीचे जवाबों की बाढ़ आ गई। हाँ, आओ बेवकूफ, देखो 50 लाख का इंश्योरेंस, इस गाड़ी का एक दरवाजा भी नहीं खरीद सकती। सही कहा, ये 10 करोड़ की गाड़ी है। तूने टक्कर मारी तो अपनी 7 पुश्तें बेचकर भी नहीं चुका पाएगी। ऊपर वाला डर गया, कह रहा है उसे चुकाना पड़ेगा। अरे, पहिया भी नहीं खरीद सकती। पलक झपकते ही यश के एक्सीडेंट का वीडियो वायरल हो गया। सोशल मीडिया की हॉट सर्च लिस्ट में टॉप 10 पर छा गया। लोग उसकी पहचान ढूंढने लगे। कौन है ये लड़का, किस बड़े घर का बेटा है। सड़क का वो छोटा सा सीन अब शहर की चर्चा बन गया था। इधर यश मुंबई की फाइनेंशियल स्ट्रीट पर अपनी कंपनी के नीचे पहुंच चुका था। उसकी कंपनी ऑप्टिक्स स्टार यहाँ की चमक दमक में एक छोटा सा नाम थी। रजिस्टर्ड कैपिटल बस 1 करोड़ रुपए। ऑफिस महज 300 स्क्वायर मीटर का, जिसका सालाना किराया लाखों में था। कहीं और होता तो इतने किराए में पूरा बिल्डिंग मिल जाता। लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रीट की बात ही अलग थी। ये दुनिया की टॉप 4 फाइनेंशियल हब्स में से एक था। यहाँ हर साल हजारों बॉस बनते थे। आंकड़े कहते थे कि मुंबई की 70% जीडीपी इसी स्ट्रीट से आती थी। हर कंपनी यहाँ जगह पाने को तरसती, क्योंकि ये नाम ही ताकत था। यश भी कभी यहाँ नौकरी करने आया था, सपने लिए कि एक दिन उसका भी यहाँ ठिकाना होगा। लेकिन अब उसे सपनों की जरूरत नहीं थी। पूरी फाइनेंशियल स्ट्रीट उसकी थी। सिमरन को ढाबे पर खाना खिलाते वक्त सिस्टम ने उसे ये इनाम दिया था। बिल्डिंग नंबर 76 के पार्किंग में पगानी खड़ी की और वो अंदर चला गया। उसकी कंपनी इसी बिल्डिंग में किराए पर थी। भले ही छोटा सा ऑफिस हो, लेकिन बाहर कहो कि मेरा ऑफिस फाइनेंशियल स्ट्रीट पर है, तो लोग सम्मान से देखते थे। क्लाइंट्स पहले प्रोडक्ट नहीं, आपकी ताकत देखते थे, फिर तय करते थे कि आपके साथ डील करनी है या नहीं। फाइनेंशियल स्ट्रीट का साइन बोर्ड मतलब कामयाबी की सीधी चाबी। 25वीं मंजिल पर लिफ्ट रुकी। यश ने अरमानी का कैजुअल सूट पहना था। दरवाजे पर कंपनी का नाम चमक रहा था, ऑप्टिक्स स्टार प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी इंपोर्टेड फोटोन इंस्ट्रूमेंट्स बेचती थी। सालाना मुनाफा किराया और खर्चे काटकर करोड़ों में था। इतना प्रॉफिट ही ऑप्टिक्स स्टार को फाइनेंशियल स्ट्रीट पर टिकाए रखने की हिम्मत देता था। लेकिन आज जैसे ही यश अंदर दाखिल हुआ, उसे कुछ गड़बड़ लगा। हर दिन कंपनी में जोश भरा माहौल रहता था। जवान कर्मचारी मेहनत से काम करते थे। बॉस अजय मेहरा की मेहरबानी से सब खुश रहते थे। लेकिन आज माहौल उदास था, जैसे हारी हुई फौज हो। फ्रंट डेस्क पर छोटी, जो अभी अभी कॉलेज से निकली थी, हमेशा उसे देखकर मुस्कुराती थी, लेकिन आज वो उदास चेहरा लिए अपनी टेबल साफ कर रही थी। छोटी, क्या कर रही हो? यश ने पास जाकर पूछा। अरे, छोटी चौंक गई। उसने सिर उठाया और जल्दी से कहा, यश भाई आप आ गए। हाँ, छुट्टी खत्म हुई तो सोचा कंपनी देख लो, लेकिन ये क्या? काम का वक्त है और तू सामान समेट रही है। अजय सर देख लेंगे तो डांट पड़ जाएगी। यश ने हल्के से डराया। छोटी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर धीमी आवाज में कहा, यश भाई आपको नहीं पता? क्या नहीं पता? यश ने हैरानी से पूछा। छोटी का रहस्यमयी चेहरा देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया। हमारी कंपनी दिवालिया हो गई। दिवालिया? यश छिटक गया। उसे लगा छोटी मजाक कर रही है। छुट्टी से पहले उसने एक बड़ा ऑर्डर साइन किया था। उस डील से कंपनी को करोड़ों का फायदा होना था। छोटी मजाक मत कर, मैंने 2 दिन पहले डील साइन की थी और अब दिवालिया। छोटी ने उदास सिर हिलाया। यश भाई सच में 2 दिन में सब खत्म हो गया।
यश की भौहें सिकुड़ गईं। पता क्या हुआ? छोटी ने सारी कहानी खोल दी। पता चला विदेशी सप्लायर्स ने माल रोक लिया था। ऑप्टिक्स स्टार का कोटा किसी और को दे दिया गया। नतीजा, कंपनी ने घरेलू क्लाइंट से डिफॉल्ट कर दिया। भारी पेनल्टी चुकानी पड़ी, ऊपर से किराया भी खत्म हो गया था। फाइनेंशियल स्ट्रीट की प्रॉपर्टी वाले किराया वसूलने आ गए। यहाँ कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी, अरबों का खेल था। किराया न दे सको तो बाहर। ऑप्टिक्स स्टार जैसी छोटी कंपनी क्या टिकती? पेनल्टी चुकाने में सारी बचत चली गई। अजय मेहरा के पास किराया देने को पैसे नहीं बचे। अब कंपनी को फाइनेंशियल स्ट्रीट से निकलना पड़ रहा था। कर्मचारियों को अजय पर तरस आ रहा था। इतना अच्छा बॉस मुश्किल से मिलता था, लेकिन किस्मत ने धोखा दे दिया। सब सुनकर यश चुप रहा। वो सीधे बॉस के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। अजय मेहरा के साथ उसकी शुरुआत से दोस्ती थी। कंपनी के पहले दिन से वो यहाँ था। ऑफिस में बॉस कर्मचारी का रिश्ता था, लेकिन बाहर दोस्ती। व्हाट्सएप पर दोनों अक्सर कंपनी के भविष्य की बातें करते थे। अब कंपनी पर मुसीबत आई थी तो उसे तसल्ली देना जरूरी था। ऑफिस के बाहर पहुंचते ही एक घमंडी आवाज सुनाई दी। मैं कह रहा हूं अजय सर, किराया जल्दी चुकाइए, वरना मजबूरी में आपको बाहर करना पड़ेगा। वैसे मेरा ऑफर सोच लीजिए, सिर्फ 10 लाख की बात है, मैं निकाल सकता हूं। फाइनेंशियल स्ट्रीट में मेरी थोड़ी बहुत पहुंच है, ऊपर बात कर दूं तो लीज बढ़ भी सकती है। ऑफिस में अजय मेहरा खड़ा था, लंबे बाल, ऑयल सूट में, हाथ बांधे, खिड़की से फाइनेंशियल स्ट्रीट की चहल पहल देखते हुए। उसकी ठंडी आवाज गूंजी, मैनेजर चंद्रा, दिन में सपने मत देखो, मैं अजय मेहरा हूं, हार नहीं मानता। और लीज बढ़वाने की बात, मुझे तुम्हारी शक्ल देखने की जरूरत नहीं, ये फाइनेंशियल स्ट्रीट है। तुम यहाँ प्रॉपर्टी कंपनी के बस एक किराया वसूलने वाले हो। 2 लोग तुम्हारे नीचे हैं। सच में सोचते हो कि फाइनेंशियल स्ट्रीट तुम्हारा बाप का मकान है? अगर मैंने तुम्हारी बात रिकॉर्ड कर ली और प्रॉपर्टी कंपनी के इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को भेज दी तो क्या होगा? अजय की बात सुनकर चंद्रा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे उम्मीद थी कि इस मौके पर वो अजय को दबा लेगा, लेकिन उल्टा धमकी खा गया। अजय, तुम बहुत सख्त हो। जब तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो बस इंतजार करो, यहां से सामान उठाने का वक्त आ गया है। मैनेजर चंद्रा ने दांत पीसे। अजय की शानदार शख्सियत को देखकर उसका दिल खुजलाया। पहली बार उसे देखते ही चंद्रा उस पर फिदा हो गया था। न जाने कितने तरीके आजमाए, धमकी, लालच, लेकिन कुछ काम नहीं आया। दिन रात उसकी नींद उड़ गई थी। जब ऑप्टिक्स स्टार के दिवालिया होने की खबर सुनी तो उसे लगा मौका मिल गया। थोड़ी हमदर्दी दिखाकर फाइनेंशियल स्ट्रीट के किराया मैनेजर की ताकत से अजय को अपने जाल में फंसा लेगा। लेकिन ये क्या, इतने बुरे वक्त में भी अजय इतना शांत था। चंद्रा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। चंद्रा जी, आप फिक्र न करें, पैसे नहीं है तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। उम्मीद है आप मेरे लिए दरवाजे खुले रखेंगे। अजय ने होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, अच्छा ठीक है अजय सर, मैं इंतजार करूंगा कि आप फिर से शान से लौटे। चंद्रा ने तंज कसा, वैसे एक बात भूल गया, आज किराए की आखिरी तारीख है। प्रॉपर्टी कंपनी का ऑर्डर है, जो किराया न दे सके उसे आज ही बाहर करना है, वरना जबरदस्ती निकाला जाएगा। चंद्रा को यकीन था कि अजय के पास कोई रास्ता नहीं था। फाइनेंशियल स्ट्रीट की ताकत के आगे बड़े बड़े झुक जाते थे। अजय क्या चीज था, बाहर खड़ा। यश ये सब सुन रहा था, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। फिर उसने दरवाजा धक्का देकर अंदर कदम रखा, बिना नॉक किए। दरवाजे की आवाज से चंद्रा का गुस्सा भड़क उठा। कौन है ये? बातचीत चल रही है, इतनी अक्ल नहीं। मुड़कर यश को देखा, हैंडसम चेहरा, लंबी कदकाठी। चंद्रा के दिल में जलन भड़क उठी। उसने ताने मारे, अजय सर, ये क्या, आपके यहाँ ऐसे बेअदब लोग हैं? तभी तो कंपनी डूब गई। यश सीधा चंद्रा के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी 6 फीट की हाइट से चंद्रा पर दबाव पड़ रहा था। तुम्हें 3 सेकंड देता हूं, यहां से निकल जाओ, वरना मुझे मत कहना कि मैंने कुछ किया। अजय की बात का जवाब देने से पहले ही चंद्रा को यह धमकी। उसका गुस्सा फट पड़ा। अरे तू कौन होता है मुझे ऐसे बोलने वाला? यकीन मान, अभी तुझे बाहर फेंकवा दूंगा। उड़ाया गया तू, वो चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, यश ने उसका कॉलर पकड़ा और एक झटके में ऑफिस से बाहर फेंक दिया। आह! चंद्रा जमीन पर गिरा, उसकी कमर में दर्द हुआ। ऑप्टिक्स स्टार के कर्मचारी हंस पड़े। चंद्रा की इज्जत मिट्टी में मिल गई। कमबख्त, तू मरने की तैयारी कर। उसने गुस्से में फोन निकाला और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को कॉल लगाया। हाय पुराने भाई, क्या हाल है? उधर से सुस्त आवाज आई। ये फाइनेंशियल स्ट्रीट प्रॉपर्टी कंपनी का सिक्योरिटी मैनेजर विजय शर्मा था। विजय भाई, यहाँ हालत खराब है। एक कंपनी किराया नहीं दे रही, जाने को तैयार नहीं, जाने को तैयार नहीं। जल्दी कुछ लोगों को भेजो। क्या कोई इतना दुस्साहस कर रहा है? विजय चौंका। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, देखता हूँ। विजय को सिक्योरिटी मैनेजर बने सालों हो गए थे। ऐसा ढीठ किराएदार पहली बार देखा था। फाइनेंशियल स्ट्रीट प्रॉपर्टी कंपनी यहाँ की मालिक थी, इसके फैसले को कोई टाल नहीं सकता था।
आज उसे अपनी ताकत दिखाने का मौका मिल गया। प्रॉपर्टी बिल्डिंग से 10-12 काले सूट वाले लोग ईयरपीस लगाए गंभीर चेहरों के साथ निकल पड़े। ऑप्टिक्स स्टार के ऑफिस में यश को देखते ही अजय मुड़ा। उसके चेहरे पर खुशी की चमक आई। पता नहीं क्यों यश को देखकर अजय का दिल हमेशा हल्का हो जाता था। यश तू आ गया, लेकिन कंपनी की हालत याद आते ही उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उदासी उसके चेहरे पर छा गई। यश ने उसे देखा और दिल में एक टीस उठी। पहले वो सोचता था कि अजय से कुछ हो सकता है क्या, लेकिन तब वो आम इंसान था और अजय एक करोड़पति बॉस। अब उसकी पहचान बदल गई थी। वो आगे बढ़ा और अजय को गले लगा लिया। हाँ, मैं आ गया। अजय एक पल को ठिठक गया। यश की बाहों में वो हैरान खड़ा रहा। फिर उसे होश आया और उसके चेहरे पर शर्म की लाली छा गई। यश, तेरी हिम्मत बढ़ गई है। अपने बॉस को भी छेड़ने लगा। यश ने हंसकर कहा, बॉस क्या? बॉस को भी खुश करना मेरा काम है। क्यों मुझे ताने मार रहा है? अजय ने आंखें तरेरी और यश की कमर पर हल्का सा चिकोटी काटा। दर्द कम था, लेकिन यश ने नाटक किया। यश की शक्ल देखकर अजय हंस पड़ा। बस मजाक मत कर। कंपनी की हालत देख ली तूने, अब शायद फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। क्या कहता है, मेरे साथ चलेगा? यश ने मजाकिया लहजे में कहा। अगर मैं कहूं कि नहीं चलूंगा तो तुझे बुरा लगेगा। अजय ने सिर हिलाया। नहीं, इंसान ऊंचाई की तरफ जाता है, पानी नीचे बहता है, ये आम बात है। अभी की हालत में मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकता। छी, कितना बोरिंग है तू। इतना समझदार बनता है कि मेरा मजा खराब हो जाता है। यश ने मुंह बनाया। कभी समझदारी छोड़कर जिद नहीं कर सकता। जिद? अजय ठिठका। फिर बोला, शायद कभी नहीं। मेरी डिक्शनरी में जिद नाम का शब्द नहीं है। ये समाज बहुत सख्त है। जिद करने से बस खुद को चोट पहुंचती है। हाँ, समाज सख्त है, यश ने कहा। लेकिन तू जिद नहीं करेगा तो मैं कर सकता हूं। तूने कहा ना कि तेरे साथ चलूं, तो मैं चलूंगा। अजय ने हैरानी से यश को देखा, फिर होठों पर मुस्कान आई। मेरे साथ क्या करेगा? हवा खाएगा। मेरे ऊपर अभी लाखों का कर्जा है। क्लाइंट्स ने केस कर दिया तो निगेटिव में चला जाऊंगा। हाँ हाँ, तो मैं भी निगेटिव हो जाऊंगा। यश ने हंसते हुए कहा, निगेटिव पति पत्नी बनकर भी मजा आएगा। निकल जा। अजय ने हल्के से धक्का दिया। यश की इस खासियत से अजय हमेशा हैरान रहता था। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, वो उसे हल्का कर देता था। कंपनी का दिवालिया होना कितना दुखदाई था, लेकिन यश के आने से माहौल खुशहाल हो गया। ठीक है, अब गरीबी का ढोंग मत करो, जल्दी सामान समेटो। अजय मेहरा बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन कंपनी के दिवालिया होने का गम उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। फिर भी यश की शरारतों ने उसके दिल को थोड़ा हल्का कर दिया था। यश ने हैरानी से पूछा, सामान समेटें? क्या समेटना? अजय ने गुस्से में कहा, अरे अपने सामान को समेटो। क्या सच में प्रॉपर्टी वालों के आने का इंतजार करेगा? अजय की बात सुनकर यश को हंसी छूट गई। अरे कुछ मत समेटो, फाइनेंशियल स्ट्रीट में कोई कमी नहीं है, हम यहीं रहेंगे। अजय, जो अपनी मेज की चीजें उठाने वाला था, रुक गया। उसने हाथ बढ़ाकर यश का माथा छुआ। तुझे बुखार तो नहीं? फिर ये पागलपन की बातें क्यों कर रहा है? यहाँ टिकना है तो किराया देना होगा। साल का 10 लाख रुपए पहले मैं दे सकता था, अब दिवालिया हो गया हूँ, पैसे कहाँ से लाऊंगा? और मान लो किसी तरह पैसे जुटा भी लिए तो क्या फायदा? माल खरीदने का खर्चा भी तो चाहिए। बाहर क्लाइंट्स कर्ज मांगते फिरेंगे, दिन रात परेशान करेंगे। मैं तो कहता हूँ यहाँ से निकल लो। अभी उम्र है, किसी कंपनी में नौकरी कर लूंगा, मैनेजमेंट का तजुर्बा है, कुछ साल कमाकर कर्ज चुकाऊंगा। वैसे तुझे भी तो पालना है, मेरे छोटे से शेर। ये जिंदगी इतनी कड़वी क्यों है? अजय ने मजाक में यश को छेड़ा। यश तिलमिला गया। छोटा शेर मैं हूं, तेरी पूरी फैमिली छोटी शेर है। अजय, सर मेरे बॉस, मुझे पालने की जरूरत नहीं, मैं तुझे पाल लूंगा। पैसे चाहिए ना, खुद देख ले। उसने फोन निकाला, बैंक बैलेंस खोला और अजय के सामने रख दिया। अजय ने पहले तो गौर नहीं किया, उसे यश की हालत पता थी। 20,000 महीने की सैलरी, जो पूरा उड़ जाता था। लेकिन जब उसने स्क्रीन पर जीरो की कतार देखी, वो ठगा सा रह गया। पढ़े लिखे इंसान की तरह उसने गिनना शुरू किया, कहीं गलती ना हो जाए। 10, 150 करोड़। यश के अकाउंट में 50 करोड़ रुपए पड़े थे। अजय की सांस अटक गई। अगर ये यश का अकाउंट ना होता तो उसे लगा होता कि कोई नकली स्क्रीनशॉट है। ये इतने पैसे कहां से आए? अजय ने अविश्वास से पूछा। कहीं गैर कानूनी काम तो नहीं कर डाला? यश ने आंखें घुमाई। हाँ, गैर कानूनी काम ही किया। मैं जिगोलो बना, औरतों ने पैसे दिए। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि तुझ में इतना टैलेंट है, ये छोटा सा शरीर इतना झेल लेता है। अजय ने हंसते हुए कहा। उसे यश की बात पर जरा भी भरोसा नहीं था। जिगोलो बनकर 50 करोड़, फिर तो सारे लड़के ये धंधा कर लेते। मेरे टैलेंट की बात है, तू आजमा कर देख। यश ने शरारती मुस्कान दी। अजय भले ही यश से बड़ा था, लेकिन ऐसे मजाक में वो पीछे हट गया। निकल जा, मुझसे मजाक करेगा तो लुढ़का दूंगा। अरे लुढ़कने को तो मैं तैयार हूं, देखूं तो मेरे खूबसूरत बॉस के पैर कितने शानदार हैं।
पैरों की बात सुनकर अजय को पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जब कंपनी शुरू हुई थी, दोनों क्लाइंट्स के लिए दिन रात जुटे रहते थे। एक बार अजय के जूते घिस गए थे। यश ने उसकी मदद की थी, पट्टी बांधी और उसे पीठ पर उठाकर ले गया था। अब सोचता था तो वो दिन कितने सुनहरे थे। वैसे तूने अभी तक बताया नहीं, ये पैसे सच में कहाँ से आए? अजय ने दोबारा पूछा। यश को बहाना बनाना पड़ा। दरअसल मैं हमेशा से एक छुपा हुआ अमीरजादा था, लेकिन जिंदगी बोरिंग लगी तो काम का मजा लेने निकल आया। अजय को पूरा यकीन नहीं था, लेकिन ये जवाब जिगोलो वाली बात से बेहतर था। ठीक है, मान लेता हूँ अजय सर, मुझे लगता है ये कंपनी अभी चल सकती है। फोटोन प्रोडक्ट्स की भारत में बड़ी डिमांड है। यश ने मजाक छोड़कर सीरियस बात शुरू की। क्या मतलब? अजय ने हैरानी से पूछा। मतलब मैं कंपनी में पैसा लगाऊंगा, हम इसे फिर से चलाएंगे, यश ने धीरे से कहा। लेकिन फिर से शुरू करूंगा तो भी उन विदेशी सप्लायर्स पर भरोसा नहीं कर सकता। अगर फिर से ऐसा हुआ तो मैं सच में डर जाऊंगा, अजय ने कड़वाहट से कहा। यश कंपनी को दोबारा शुरू करना चाहता था। पहली वजह, अजय ने उसकी मदद की थी, कॉलेज के बाद नौकरी दी, सहारा दिया। दूसरी वजह, पैसा खर्च करना, सिस्टम से रिबेट के लिए पैसा उड़ाना था। कंपनी चलाना एक शानदार तरीका था। उसके दिमाग में प्लान था, अपना ब्रांड बनाना। रिसर्च और डेवलपमेंट में ढेर सारा पैसा लगेगा, जितना खर्च उतना रिबेट। भारत में प्रोडक्शन की आलोचना होती थी, वो पैसा फेंक कर ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहता था जिसे दुनिया सलाम करे। तभी बातचीत के बीच विजय शर्मा अपने लोगों के साथ ऑफिस की तरफ बढ़ा। बाहर इंतजार कर रहा मैनेजर चंद्रा खुश हो गया। विजय भाई, आप आ गए। विजय कोई आम इंसान नहीं था। मुंबई में उसका नाम था। पहले गुंडागर्दी करता था, फिर फाइनेंशियल स्ट्रीट प्रॉपर्टी कंपनी का सिक्योरिटी मैनेजर बना। अब वो नियमों में रहता था, लेकिन ड्यूटी की बात आती तो पुराना विजय जाग जाता था। एक बार एक कंपनी के मालिक ने प्रॉपर्टी कंपनी से उलझने की गलती की थी। उसकी टांगें तुड़वा दी गई थीं। कौन है? इतनी हिम्मत की लीज खत्म होने पर भी नहीं हट रहा? विजय ने चंद्रा से पूछा। चंद्रा ने जल्दी से कहा, अंदर है एक नौजवान लड़का। विजय भाई, उसे सबक सिखाइए, ऐसा ठीक करिए कि सीधा हो जाए। विजय ने चंद्रा को ठंडी नजर से देखा। चंद्रा, हम प्रॉपर्टी कंपनी है, फाइनेंशियल स्ट्रीट को मैनेज करते हैं, लेकिन जनरल मैनेजर ने साफ कहा है किसी को धोखा नहीं देना। अगर कोई सच छुपाकर उल्टा सीधा करवाए तो कंपनी की सजा बहुत सख्त है। विजय की बात सुनकर चंद्रा घबरा गया, लेकिन अब पीछे हटना मुश्किल था। उसे ऑफिस से बाहर फेंके जाने की बेइज्जती का बदला लेना था। विजय भाई, जो मैंने कहा वो सच है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ, विजय ने कहा और अपने लोगों के साथ ऑप्टिक्स स्टार की तरफ बढ़ गया। बाहर बचे हुए कर्मचारी ये सब देखकर डर गए। अरे, प्रॉपर्टी कंपनी की सिक्योरिटी आ गई। वो चंद्रा मैनेजर को अभी ऑफिस से बाहर फेंका गया था ना, लगता है बदला लेने आए हैं। ऑफिस में कौन है? यश और अजय सर। तो जरूर यश ने चंद्रा को फेंका होगा। हाँ, यश दिखता शांत है, लेकिन गुस्सा बड़ा खतरनाक है। पिछले महीने भी उसने दूसरी कंपनी के लड़के से झगड़ा किया था, एक मुक्के में ढेर कर दिया। इतना दम! मैं तो उसके साथ मजाक करता था, अगर वो मुक्का मुझ पर पड़ता तो। अरे, मजाक से काम नहीं चलेगा, अजय सर के लिए वो कुछ भी कर सकता है। धमाका! ऑफिस का बंद दरवाजा विजय ने धक्का देकर खोल दिया। यश और अजय कंपनी के भविष्य की बात कर रहे थे। तभी ये शोर सुनाई दिया। यश ने मुड़कर देखा, विजय शर्मा, लंबा चौड़ा, और उसके पीछे काले सूट वाले गुंडे। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। विजय शर्मा को ऑफिस में घुसते देख अजय मेहरा का चेहरा सख्त हो गया। फाइनेंशियल स्ट्रीट प्रॉपर्टी कंपनी के सिक्योरिटी मैनेजर का नाम वो सुन चुका था। मुंबई में विजय की धाक थी। यश की पहचान भले ही अब आम नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ पैसों वाला शख्स था। ऐसे बेरहम लोगों से उलझने में नुकसान ही होता है। विजय जी, आप हमारे ऑफिस में ऐसे क्यों आए? अजय ने ठंडी आवाज में पूछा। विजय ने अजय को देखा। उसकी शख्सियत देखकर उसकी आंखें चमकी, लेकिन वो सिर्फ तारीफ तक रुका। चंद्रा की तरह उसकी कोई गलत नियत नहीं थी। अजय मेहरा, ऑप्टिक्स स्टार के मालिक, विजय ने धीरे से कहा। सुना है चंद्रा ने बताया कि कोई किराया नहीं दे रहा और जाने से मना कर रहा है, क्या ये सच है? विजय भले ही पुराना गुंडा था, लेकिन वो पहले बातचीत करता था। अजय की भौहें सिकुड़ गई। उसने देखा कि यश कुछ बोलने वाला था। यश का गुस्सा उसे पता था, वो नहीं चाहता था कि बात बिगड़े। अभी की हालत में झगड़ा मतलब नुकसान। उसने फौरन कहा, विजय जी, किसने कहा कि हमने किराया नहीं दिया और जाने से मना किया? हम इसे सुलझा सकते हैं ना, तकनीकी रूप से। लीज कल खत्म हो रही है, आज तो अभी एक दिन बाकी है, सही कहा ना? लीज खत्म होने से पहले ही हमें निकालेंगे। अगर ये बात फैली तो फाइनेंशियल स्ट्रीट की बदनामी नहीं होगी। विजय ने सुना और सिर हिलाया। अजय सर, आपकी बात में दम है। ठीक है, मैं आपको एक दिन और देता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक दिन और देता हूँ, लेकिन कल तक किराया न दिया या आप नहीं हटे तो मुझे मत कहना कि मैंने रहम नहीं किया। जब अजय और विजय बात कर रहे थे, यश, जो चुपचाप बैठा था, पता नहीं कब फोन उठाकर कॉल करने लगा।
फाइनेंशियल स्ट्रीट प्रॉपर्टी कंपनी की बिल्डिंग में। ये स्ट्रीट की सबसे ऊंची इमारत थी, 66 मंजिल की। कहा जाता था कि फाइनेंशियल स्ट्रीट का मालिक सबसे ऊपरी ऑफिस में रहता था, एक रहस्यमयी और गुमनाम शख्स। उसके चेहरे को कम ही लोग जानते थे। ऊंचे तबके के लोग उसकी ताकत से वाकिफ थे, लेकिन उसे देखने वाले गिने चुने थे। बस इतना पता था कि फाइनेंशियल स्ट्रीट का एक रहस्यमयी मालिक है। प्रॉपर्टी कंपनी के जनरल मैनेजर के ऑफिस में एक औरत काले लहंगे में बैठी थी। उसकी खूबसूरती लाजवाब थी, लेकिन उसकी ठंडी और डरावनी मौजूदगी सबको झुकने पर मजबूर कर देती थी। कोई उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पाता था। ये थी तान्या शिंदे, फाइनेंशियल स्ट्रीट प्रॉपर्टी कंपनी की जनरल मैनेजर। मुंबई में उसे राक्षसी कहते थे। तान्या गांव से आई थी, कॉलेज नहीं पढ़ा, घर की हालत खराब होने से स्कूल छोड़ दिया था। लेकिन मुंबई आने के बाद समाज की सख्ती ने उसे मजबूत बना दिया। उसने वेट्रेस की नौकरी की, सेल्स की, लेकिन कमाई कम थी। आखिरकार वो बार में काम करने लगी। उसे लगा था कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी, लेकिन किस्मत ने पलटा खाया। बार में उसकी खूबसूरती और शख्सियत ने सबको दीवाना बना दिया। बड़े बड़े मालिक उस पर लाखों लुटाने को तैयार थे। लेकिन तान्या पैसों की अंधी नहीं थी। ऊंचे तबकों में घूमते हुए भी उसने खुद को बचाए रखा। किसी अमीर ने उसका हाथ तक नहीं छुआ। इससे कुछ बड़े लोगों का गुस्सा भड़क गया। एक मालिक ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया। तान्या उस वक्त बेहोश होने वाली थी, लेकिन आखिरी सांस में उसने उस शख्स को हथियार से भगा दिया। सुना था वो मालिक उस वक्त बड़ा रईस था। उसने तान्या को पकड़ने के लिए 10 लाख का इनाम रखा। तान्या मुंबई में टिक नहीं पाई। जब वो शहर छोड़ने वाली थी, तभी उसने एक बूढ़े आदमी को दिल का दौरा पड़ते देख बचाया। उस एक नेकी ने उसकी जिंदगी बदल दी। वो बूढ़ा फाइनेंशियल स्ट्रीट का मालिक निकला। उसने तान्या की मदद का बदला चुकाने के लिए एक वादा किया, जो मांगे वो दूंगा। तान्या ने कहा, मुझे अपना बेटा मान लीजिए। बूढ़ा पहले चौंका, फिर हंस पड़ा। ठीक है, जैसा तू कहे। इस तरह तान्या को फाइनेंशियल स्ट्रीट के मालिक का सहारा मिल गया। उस रईस का पीछा आसानी से छुड़ा दिया गया। तान्या ने पहली बार अपने सौतेले बाप की ताकत देखी। वो रईस एक बड़ा रियल एस्टेट का मालिक था। उसका नेटवर्क मजबूत था, काला सफेद दोनों में दबदबा। लेकिन बूढ़े के एक फोन पर वो घुटनों पर आ गया, बिना बोले माफी मांगने लगा। तान्या को उस पल समझ आया कि उसका सौतेला बाप कितना ताकतवर है। वो कमजोर नहीं थी। 20 साल की उम्र में उसने पढ़ाई शुरू की। एक सुनसान द्वीप पर कठिन ट्रेनिंग ली। 3 साल बाद वो लौटी। अब वो गांव की कमजोर लड़की नहीं थी, वो बन गई मुंबई की राक्षसी। 23 की उम्र में उसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड का आधा हिस्सा हथिया लिया। डूबे फैमिली से आधा इलाका छीन लिया। उस वक्त वो आसमान छू रही थी। पूरा मुंबई जीतने की तैयारी थी। तभी बूढ़े ने उसे रोका, अब सही धंधा कर, ये गलत रास्ता छोड़ दे। तान्या को समझ नहीं आया, लेकिन बूढ़े ने हमेशा उसकी चुपचाप मदद की थी। उसने बात मान ली, फाइनेंशियल स्ट्रीट प्रॉपर्टी कंपनी बनाई और कारोबार संभाला। 2 महीने पहले बूढ़े ने कहा कि उसे कुछ काम से जाना है, फिर उसका कोई पता नहीं चला। अब तान्या के सामने एक नया मालिक था, कागजों में एक जवान लड़का, उससे 2 साल छोटा। वो सोच में डूबी थी कि टेबल पर फोन बजा। कॉलर आईडी देखी, कहीं देखा हुआ लगा। कागजों पर नजर पड़ी, वही नंबर था। हेलो, उसने ठंडे लहजे में कहा। हेलन बिल्डिंग, 25वीं मंजिल। उधर से बस इतना कहा गया और फोन कट गया। तान्या की भौहें सिकुड़ गईं। उसने ज्यादा नहीं सोचा और हेलन बिल्डिंग की तरफ चल पड़ी। फाइनेंशियल स्ट्रीट की 108 इमारतों में हर एक का नाम था। हेलन बिल्डिंग वही थी जहां ऑप्टिक्स स्टार था। हेलन बिल्डिंग में यश ने फोन रखा। उसे नहीं पता था कि उधर कौन था, मर्द या औरत, लेकिन सिस्टम ने फाइनेंशियल स्ट्रीट का मालिक बनाते वक्त प्रॉपर्टी जनरल मैनेजर का नंबर दे दिया था। फोन रखकर उसने विजय और उसके गुंडों की परवाह नहीं की। अजय की तरफ मुड़ा और धीरे से कहा, अजय सर, मुझे लगता है कि ऑप्टिक स्टार को चलाना चाहिए। प्रोडक्ट्स को देसी माल से बनाएं। अजय को समझ नहीं आया कि यश क्या कहना चाहता था। फिर भी उसने सोचा, यश, हाल के सालों में देसी माल को सपोर्ट मिला है, लेकिन तू जानता है देसी प्रोडक्शन अभी पक्का नहीं है। क्लाइंट्स भरोसा नहीं करते, मार्केट खोलना मुश्किल होगा। यश ने हल्के से मुस्कुराया। नहीं अजय सर, तू आसान सोच रहा है। देसी माल भले ही कच्चा हो, लेकिन मैं वादा करता हूं 2 साल में ये जरूर उठेगा। हमें अपनी फैक्ट्री बनानी चाहिए, खुद बनाएं, खुद बेचें, किसी का एजेंट नहीं बनना। अगर हमारा ब्रांड मजबूत हुआ तो मार्केट हमारा होगा। अजय यश की बात सुनकर चौंक गया। यश का सपना बहुत बड़ा था, अपना ब्रांड बनाना। यश, तुझे पता है कि शुरू में कितना पैसा लगेगा? पता है, लेकिन मेरे लिए पैसा बस एक नंबर है। अजय सर, तू बस कंपनी चलाने की जिम्मेदारी ले। अजय ने यश को गहरी नजर से देखा। उस पर उसे लगा कि वो यश को पहचान ही नहीं पाया। हंसते हुए सोचा, क्या वो कभी यश को सच में जान पाया था? ये शख्स एक रहस्य था, कोई नहीं जानता कि इसके दिल में क्या चल रहा था। अरे हाँ, इसने क्या कहा? बोला कि वो देसी प्रोडक्शन पर राज करना चाहता है। ये तो पूरा बेवकूफों वाला काम है।
देश का सबसे बड़ा अमीर भी देसी माल पर फोकस करने की हिम्मत नहीं करता। क्या तो इसके पास पैसा इतना है कि खर्च करने की जगह नहीं, या फिर दिमाग खराब हो गया है। यश ने जैसे ही अजय से बात खत्म की, मैनेजर चंद्रा, जो मन ही मन गुस्सा पी रहा था, जोर से हंस पड़ा। उसने विजय शर्मा को यश को सबक सिखाने के लिए बुलाया था, लेकिन अजय की चतुराई ने झगड़ा टाल दिया था। उसका बदला अधूरा रह गया था, लेकिन आज वो यश का मजाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ने वाला था। सब जानते हैं, देसी प्रोडक्शन की क्वालिटी हमेशा से परेशानी रही है। बड़े लोग कभी देसी माल नहीं चुनते। तेरा पैसा बस पानी में जाएगा। तू देसी माल पर फोकस करना चाहता है, सच में छोटा बच्चा है, बस कागज पर बातें बना सकता है। अजय सर, मेरा सुझाव है, ऐसे लड़के से दूर रहो, कहीं आखिर में चावल भी गंवा बैठो। विजय शर्मा अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ खड़ा था। चंद्रा की बात सुनकर वो भी हंस पड़ा। सब यश को बेवकूफ समझकर देख रहे थे। सबको यश पर हंसते देख अजय का चेहरा सख्त हो गया। वो चंद्रा को जवाब देना चाहता था, लेकिन तभी यश खड़ा हो गया। सिर्फ कुर्सी से उठने की बात थी, लेकिन यश के उठने में एक अजीब सा दबदबा था। विजय ने यह देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसे लगा कि इस लड़के में कुछ अलग था। उसकी वो अनदेखी ताकत आम लोगों जैसी नहीं थी। क्या हंस रहे हो? यश धीरे से चंद्रा के सामने पहुंचा और हल्के से पूछा। चंद्रा, जो अभी तक हंस रहा था, यश को सामने देखकर ठिठक गया। पता नहीं क्यों उसकी हंसी गदिन हो गई। उसे लगा जैसे कोई डरावना शख्स सामने खड़ा हो। ये एहसास उसे और गुस्सा दिला गया। उसने दांत पीसकर कहा, मैं तुझे बेवकूफ समझकर हंस रहा हूं, क्या हुआ? थप्पड़। एक जोरदार आवाज गूंजी। चंद्रा की बात खत्म होने से पहले ही यश ने एक थप्पड़ जड़ दिया। सबने देखा, चंद्रा का चेहरा लाल हो गया, मुंह से खून टपकने लगा। सबके दांत खट्टे हो गए, जैसे उन्हें भी चोट लगी हो। तूने मुझे मारा? चंद्रा चिल्लाया। सबके सामने थप्पड़ खाकर उसकी शांति भंग हो गई, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। वो जवाब में हाथ उठाने लगा, लेकिन कद और ताकत में यश से बहुत पीछे था। अभी हाथ उठाता कि यश ने एक लात मारी। आह! चंद्रा फिर जमीन पर गिर पड़ा। कमबख्त, आज तुझे मारा नहीं तो मेरा नाम चंद्रा नहीं। क्या खड़े हो? मुझे मारो। विजय भाई, मेरे लिए इंसाफ करो। चंद्रा चीखते हुए विजय से मदद मांगने लगा। विजय को भी चंद्रा की बेइज्जती देखकर गुस्सा आया। वो प्रॉपर्टी कंपनी का आदमी था। अगर ये बात फैली तो कंपनी की साख पर बट्टा लगेगा। लड़के, तूने हद पार कर दी। विजय आगे बढ़ा। यश और विजय आमने सामने थे। हवा में तनाव छा गया। विजय के इशारे पर पीछे खड़े दर्जन भर सिक्योरिटी वाले करीब आ गए। अजय जानता था कि यश लड़ सकता है, लेकिन इतने लोगों से हार जाएगा। उसने फोन निकाला, पुलिस को कॉल करने की तैयारी। अभी चाहे जो हो, पुलिस आएगी तो पता चल जाएगा कि गलती किसकी है। कम से कम यश को नुकसान नहीं होगा। पैसा था, बाद में सब संभाल लेगा। सिक्योरिटी की भीड़ के बीच यश ने किसी को नहीं देखा। उसने विजय को हल्के से कहा, शांत रहो, हाथ उठाने की कीमत तुम नहीं झेल पाओगे। अम्मा। विजय की आंखें सिकुड़ गईं। वो दुनिया देख चुका था। रास्ते के छोटे बड़े गुंडों से लेकर डूबे फैमिली तक को तान्या के साथ मिल चुका था। यश का रौब देखकर उसे लगा कि इसमें डूबे फैमिली की छाया है। कीमत? मैं सच में जानना चाहता हूं कि क्या कीमत होगी। तुझे पता है, फाइनेंशियल स्ट्रीट में कोई भी बड़ा भाई आए उसे झुकना पड़ता है, चाहे तू कोई भी हो। आज मेरे प्रॉपर्टी वाले को मारा है, हिसाब देना होगा, कीमत चुकानी होगी। तभी ऊपर यश और विजय का आमना सामना चल रहा था कि नीचे हेलन बिल्डिंग के सामने एक मर्सिडीज 600 रुकी। उसकी शान देखकर राहगीर ठिठक गए। अरे, ये किस बड़े आदमी की गाड़ी है? क्या शानदार गाड़ी है! पता नहीं मैं कब ऐसी गाड़ी चला पाऊंगा। सपने मत देख, नंबर प्लेट देख, तू चलाएगा भी तो उलझने की हिम्मत है। कौन सी प्लेट? लोगों ने गाड़ी की नंबर प्लेट देखी। मुंबई 9999। अरे बाप रे, ये तो पूरा बड़ा भाई है। जानते हो ये किसकी गाड़ी है? पता नहीं, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रीट प्रॉपर्टी कंपनी के पार्किंग में अक्सर देखी है। लगता है प्रॉपर्टी कंपनी के मालिक की है। सुना है वो फाइनेंशियल स्ट्रीट का मालिक भी है। आज उसकी शक्ल देखने को मिलेगी क्या? लोगों की चर्चा के बीच ड्राइवर की सीट से एक खूबसूरत लड़की उतरी। आंखों में चमक, परफेक्ट फिगर। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। क्या खूबसूरत औरत है! लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रीट का मालिक इतना जवान होगा? हाँ, 25 साल से ज्यादा तो नहीं लगती। लोग बातें कर ही रहे थे कि वो पीछे की सीट का दरवाजा खोलने गई। एक लंबी टांग बाहर निकली। ऊपर देखा तो एक और खूबसूरत चेहरा, पहली वाली को भी मात देने वाला। ये तो लोग दो दो खूबसूरत औरतें देखकर हैरान रह गए। तान्या शिंदे गाड़ी से उतरी। उसकी असिस्टेंट जया वर्मा ने सम्मान से कहा, दीदी, हेलन बिल्डिंग आ गई। चलो। तान्या का मन भारी था। वो यश से मिलना चाहती थी, अपने सौतेले बाप के बारे में पूछना था, जिंदा हो या मर गया। एक जवाब चाहिए था। 25वीं मंजिल पर लिफ्ट खुली। तान्या और जया बाहर निकली। तान्या का रौब ऐसा था कि हर जगह लोग डर जाते थे। दूर खड़े कर्मचारी रास्ता छोड़ते गए। ये कौन है? इतना दमदार रौब? पता नहीं,
लेकिन आम इंसान तो नहीं। अब मजा आएगा। पता नहीं यश ने किससे पंगा लिया कि इतना बड़ा तमाशा हो। कया ऑफिस के पास पहुंचते ही तान्या ने विजय की सख्त आवाज सुनी। चाहे कोई भी हो, कीमत चुकानी होगी। दीदी, हम। जया कुछ कहने वाली थी कि तान्या ने उसे रोक दिया। जल्दी मत करो, पहले देखते हैं। तान्या ने सिक्योरिटी के बीच खड़े यश को देखा और रुचि से बोली। यश ने विजय की बात सुनी और हल्के से कहा, सच में? कोई भी हो, कीमत चुकानी होगी। विजय ने बिना हिचक कहा, हाँ, चाहे तो कोई भी हो। फाइनेंशियल स्ट्रीट पर मेरे आदमी को मारा है, कीमत चुकाएगा। तो अगर मैं कहूं कि मैं फाइनेंशियल स्ट्रीट का मालिक हूं? यश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्या नामुमकिन? बिल्कुल नामुमकिन। विजय को यकीन नहीं हुआ। उसने फाइनेंशियल स्ट्रीट के रहस्यमय मालिक को नहीं देखा था, लेकिन सुना था कि वो एक बूढ़ा आदमी है। ये जवान लड़का कैसे हो सकता है? लड़के, तेरा ढोंग खत्म नहीं होगा ना। मुझे मारने से शायद तू बच जाए, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रीट के मालिक बनने का नाटक किया तो बस मरने की तैयारी कर। जब मैनेजर चंद्रा ये सोच रहा था कि आज यश को सबक सिखाकर उसकी बेइज्जती फाइनेंशियल स्ट्रीट के मालिक तक पहुंचाएगा, तभी एक हल्की आवाज गूंजी। उसने सही कहा, वो सच में फाइनेंशियल स्ट्रीट का मालिक है। सबने आवाज सुनी और चौंक गए। सबकी नजरें उस ओर मुड़ी, लेकिन विजय शर्मा की तो सांसें थम गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। दीदी, नहीं, तान्या मैम। विजय ने जल्दी से मुड़कर सम्मान से सिर झुकाया। तान्या शिंदे ने हल्का सा सिर हिलाया। वो सीधे आगे बढ़ी, भीड़ को चीरते हुए बाहर निकली। यश ने उसे देखा और उसके चेहरे पर मजाकिया मुस्कान आ गई। तान्या ने यश की आंखों में देखा और सम्मान से कहा, हाय बॉस, मैं फाइनेंशियल स्ट्रीट प्रॉपर्टी कंपनी की जनरल मैनेजर तान्या शिंदे हूँ। यश ने उस खूबसूरत औरत को देखा और सिर हिलाया। हाय तान्या। बॉस, अब जब आप फाइनेंशियल स्ट्रीट आई हैं तो कंपनी चले। कुछ हस्तांतरण के कागजात आपको देखने होंगे, ठीक है? चलो। अजय मेहरा तो पहले ही हैरान था। उसने यश के बारे में बहुत कुछ सोचा था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा शख्स होगा। यश, फाइनेंशियल स्ट्रीट का रहस्यमय मालिक। उसने इसके बारे में सुना था, लेकिन सिर्फ नाम तक। सोचा भी नहीं था कि ये बड़ा आदमी हमेशा उसके पास था और उसे कुछ पता नहीं। अच्छा यश, इतने दिन मुझे बेवकूफ बनाया। देखना आगे कैसे तेरी खबर लेता हूँ। हैरानी के बाद अजय के दिल में जोश भर गया। यश जैसे शख्स का साथ हो तो उसका सपना अब सपना नहीं रहेगा। यश मुड़ा और अजय को देखकर मुस्कुराया। अजय सर, पहले जरूरी काम निपटा लूं, बाद में बात करते हैं। ठीक है, तू जा, फिर बात करेंगे। तान्या के आने के बाद से यश ने चंद्रा को एक बार भी नहीं देखा। विजय को भी नजरअंदाज कर दिया। विजय और चंद्रा डरे हुए थे। चंद्रा की तो हालत पतली थी, पैर कांप रहे थे, पूरा बदन सुन्न पड़ गया था। यश ने चंद्रा का नाम तक नहीं लिया, लेकिन तान्या लोगों के दिल की बात समझती थी। मैनेजर चंद्रा, थोड़ी देर में एचआर डिपार्टमेंट जाओ, इस्तीफा दे दो। आगे से मैं तुम्हें मुंबई में नहीं देखना चाहती। तान्या मैम, मैं। चंद्रा कुछ कहना चाहता था, लेकिन विजय ने उसे रोक दिया। चंद्रा, तान्या मैम की बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि तुम्हें मुंबई में नहीं देखना चाहती। अगर मेरे लोगों ने तुम्हें यहाँ देखा तो अंजाम जानते हो। विजय की बात सुनते ही चंद्रा जमीन पर धड़ाम से बैठ गया। उसे पता था अब वो मुंबई में कभी टिक नहीं पाएगा। उसकी आधी जिंदगी की मेहनत, सब कुछ बर्बाद। घर बेचना पड़ेगा, बीवी बच्चों को गांव ले जाना पड़ेगा। वो डरपोक नहीं था, लेकिन तान्या की ताकत और उसकी बेरहमी को वो अच्छे से जानता था। वो बोलती थी तो पूरा करती थी। वो डूबना नहीं चाहता था। हेलन बिल्डिंग के बाहर तान्या ने मेबैक का दरवाजा सम्मान से खोला। भीड़ कम थी, लेकिन लोग उत्सुक थे। वो उस बड़े आदमी को देखना चाहते थे जिसकी गाड़ी थी। पहले वो तान्या को गाड़ी से उतरते देख चुके थे। कुछ बड़े शख्स को देखना चाहते थे, कुछ उस खूबसूरत औरत को। लोग अभी तक नहीं गए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि तान्या, जिसे वो बड़ा शख्स समझ रहे थे, एक जवान लड़के के लिए दरवाजा खोल रही है, तो सबके मुंह खुले रह गए। अरे बाप रे, ये कौन सा खेल है? ये लड़का कौन है? बड़े शख्स को उसके लिए दरवाजा खोलना पड़ रहा है। तभी एक मासेराटी वहां से गुजरी। कोपायलट सीट पर बैठी एक प्यारी लड़की फाइनेंशियल स्ट्रीट का नजारा देख रही थी। अचानक उसे एक पीठ दिखी जो जानी पहचानी लगी। अब क्या हुआ? गाड़ी चला रही प्रिया ने अपनी नर्वस बहन को देखकर कहा। वो उसकी हर वक्त की हैरानी से तंग आ चुकी थी। उस दिन भी वो चौंकी थी, वरना वो महंगी गाड़ी से टकरा जाती। अच्छा हुआ कि गाड़ी का मालिक उदार था, वरना टक्कर की जिम्मेदारी उसकी थी। उसकी लाखों की गाड़ी थी, लेकिन उस गाड़ी की पेंटिंग के बिना भी अदृश्य कोटिंग उसे बर्बाद कर देती। मेबैक की पीछे की सीट पर यश आंखें बंद किए बैठा था। बगल में तान्या चुप थी। कभी कभी उसके होंठ हिलते, जैसे कुछ पूछना चाहती हो, लेकिन वो रुक जाती। यश को तान्या की बेचैनी का अंदाजा था, लेकिन वो आंखें बंद किए पैर जोड़े रहा। थोड़ी देर में गाड़ी फाइनेंशियल स्ट्रीट प्रॉपर्टी कंपनी के नीचे रुकी। बॉस, कंपनी आ गई।
जया वर्मा तेजी से उतरी और दरवाजा खोलने दौड़ी। बॉस प्लीज, यश हंसते हुए बाहर निकला और जया को देखा। कितनी उम्र है छोटी बहन की? यश की बात सुनकर तान्या को हंसी आ गई। छोटी बहन? अगर इसे पता चले कि ये छोटी बहन अकेले दर्जनों गुंडों को ढेर कर चुकी है तो शायद ये ऐसा न कहे। जया ने शर्माते हुए कहा, बॉस मैं 21 साल की हूँ। 21 साल? यश चौंका। उसने जया की मासूम शक्ल और परफेक्ट फिगर देखा। दिमाग में एक शब्द कौंधा, क्या इसे बच्चा कहें? तान्या ने जया को देखा और उसे लात मारने का मन हुआ। बस कर, ये क्या शक्ल बना रही है? शर्मिंदगी का ढोंग। मैंने पहले कभी ऐसा क्यों नहीं देखा? सच कहें तो जया तान्या की असिस्टेंट थी, लेकिन निजी जिंदगी में दोनों बहनें थीं। जब तान्या मुंबई की रास्ते की राक्षसी बनी तो जया को अंडरग्राउंड ब्लैक बॉक्सिंग से भर्ती किया था। जया ने तान्या के लिए बहुत कुछ किया, एक बार उसकी जान भी बचाई। जया का बचपन दर्दनाक था, तान्या को उस पर तरस आता था। जया के माँ बाप बचपन में मर गए, चाचा ने उसे पाला। चाची सख्त थी, काम के लिए बाहर नहीं जाने देती थी। कम उम्र में उसे छेड़छाड़ का शिकार होना पड़ा। खुशकिस्मती से एक कार एक्सीडेंट में वो भाग निकली। उस वक्त वो नाबालिग थी। छोटी उम्र की वजह से कोई कंपनी नौकरी नहीं देती थी। मजबूरी में वो बॉक्सिंग हॉल में काम करने लगी। जया का स्वभाव थोड़ा मर्दाना था। उसे मुक्केबाजी पसंद थी। बॉक्सिंग हॉल की देखभाल करते करते उसने मुक्केबाजी सीखी। एक उस्ताद ने उसकी काबिलियत को तराशा, लेकिन औरत होने की वजह से उसका शरीर कमजोर था। जया ने इंसानी शरीर के एक्यूपॉइंट्स पढ़े, बॉक्सिंग में खास निशाने मारने लगी। दर्द असहनीय होता था। रेगुलर बॉक्सिंग नहीं खेल पाई तो अंडरग्राउंड ब्लैक बॉक्सिंग में उतर गई। पहली बार ब्लैक बॉक्सिंग में वो 16 साल की थी। 3 साल में उसने 100 लगातार जीत का मेथड बनाया। तान्या से मिलने के बाद उसने ब्लैक बॉक्सिंग छोड़ दी। वो अंडरग्राउंड की लेजेंड बन गई। उपनाम वज्र रोली। यश ने जया से बस यूं ही मजाक में पूछा था। वो ऐसा शख्स नहीं था जो हर खूबसूरत लड़की को देखकर लट्टू हो जाए। बस एक छोटी लड़की को छेड़ने का मन हुआ। फिर वो तान्या शिंदे के साथ खास लिफ्ट में चढ़ा और 66वीं मंजिल पर पहुंचा। फाइनेंशियल स्ट्रीट प्रॉपर्टी कंपनी की इमारत यहाँ की सबसे ऊंची ऑफिस बिल्डिंग थी। कुल 66 मंजिलें। ये पूरी इमारत फाइनेंशियल स्ट्रीट पर एक निशानी की तरह खड़ी थी। पास की टॉमसन कॉलोनी और आसपास की पॉश सोसाइटी से ये इमारत साफ दिखती थी। तान्या यश को सीधे बॉस के ऑफिस में ले गई। दरवाजा खुलते ही यश की आंखें चौंधिया गईं। सजावट सोने चांदी से भरी नहीं थी, लेकिन पैसों की चमक साफ झलकती थी। चीनी स्टाइल की भव्य सजावट। यहाँ आने वाला हर शख्स एक शाही ठाठ महसूस करे, ऐसा रौब था। लकड़ी से बनी बॉस की डेस्क के पास पहुंचकर यश ने कुर्सी को हल्के से घुमाया। ये एहसास तो कमाल का है। यश ने कुर्सी रोकी, उस पर बैठा और मुस्कुराया। तान्या ने समझाया, जी बॉस, फाइनेंशियल स्ट्रीट भारत का आर्थिक केंद्र है, मुंबई की जीडीपी का कोर। यहाँ का मालिक होने के नाते सब कुछ बेस्ट तो होगा ही। वैसे बॉस, थोड़ी देर में हस्तांतरण के कागजात पूरे कर ले, फिर मैं आपको स्काई विला दिखाने ले चलूं। स्काई विला? ये नया शब्द सुनकर यश की उत्सुकता जागी। उसने हवा सुनी थी, विला सुना था, लेकिन स्काई विला, ये क्या बला है? क्या ये हवा में तैरता विला है? यश के दिमाग में फंतासी नॉवेल की जादुई दुनिया घूम गई। तान्या ने आंखें घुमाई। ये बॉस हर चीज में टॉप है, चाहे लुक्स हो या रॉब। लेकिन ये अजीब अजीब ख्याल बर्दाश्त से बाहर। तान्या का चेहरा देखकर यश को अंदाजा हो गया कि वो ज्यादा सोच गया। तान्या बोली, बॉस, स्काई विला बस एक बढ़ा चढ़ाया नाम है, हवा में नहीं तैरता। थोड़ी देर में आपको ले चलूंगी तो खुद समझ जाएंगे। ठीक है। यश को भी लगा कि वो ज्यादा ख्यालों में चला गया। सिस्टम था उसके पास तो कुछ भी अजीब सोच लेता था, लेकिन अब सोचा ये शेन हाउस सिस्टम है, कोई जादुई दुनिया नहीं। यश अभी ख्यालों से बाहर भी नहीं आया था कि तान्या दूर से कागजों का ढेर ले आई। ये क्या कर रही हो? यश ने हैरानी से पूछा। तान्या ने कागज डेस्क पर रखे। बॉस, ये फाइनेंशियल स्ट्रीट के सारे कागजात हैं, प्रॉपर्टी राइट्स, जमीन के सर्टिफिकेट और यहाँ के सारे डेटा। देख लीजिए, कोई दिक्कत न हो तो साइन कर दीजिए। यश पहली बार इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का हस्तांतरण देख रहा था। उसे पूंजीपतियों की खुशी महसूस करनी थी, लेकिन 1 मिनट बाद उसका सिर चकराने लगा। अरे, इसे रखो अभी। कुछ पन्ने पलटे, घने अक्षर देखे और यश से रहा नहीं गया। कागजों को बेफिक्री से साइड में फेंक दिया। ये हरकत तान्या की नजर में वैसी नहीं थी जैसा वो सोच रही थी। उसे लगा कि यश का सिर दुख रहा है, लेकिन वो चौंक गई। उसके लिए ये कागजात अनमोल थे। इनकी कीमत एक देश से कम नहीं थी। साधारण इंसान तो छोड़ो, वो खुद भी इन्हें देखकर उछल पड़ती। इन कागजों का मालिक बनने का मतलब था भारत के टॉप लोगों में शामिल होना। दिल्ली के बड़े बड़े लोग भी इन्हें देखकर सम्मान करते, क्योंकि ये दौलत का दूसरा नाम था। बॉस, आप ठीक से नहीं देखेंगे। जरा सी चूक हुई तो आपके हित को नुकसान हो सकता है, तान्या ने डरते डरते पूछा। यश ने हल्के से सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है।
हम सच कहें तो तान्या जो लोहे जैसी सख्त थी उस पल पिघल गई। फाइनेंशियल स्ट्रीट जैसे कारोबार के हस्तांतरण में यश का इतना भरोसा, ये बॉस सच में कमाल का था। ठीक है बॉस, मैंने पहले ही सब चेक कर लिया है, कोई गड़बड़ नहीं। काम खत्म हुआ तो यश स्काई विला के बारे में सोचने लगा। तभी तान्या ने पूछा, बॉस एक बात पूछ सकती हूँ? यश ने बिना सोचे कहा, हाँ पूछो। पुराने मालिक यशवंत जी वो कहाँ गए? यशवंत जी? यश पहले ठिठका फिर समझ गया। अरे तुम पिछले फाइनेंशियल स्ट्रीट के मालिक की बात कर रही हो? हाँ। तान्या की आंखों में उम्मीद थी। वो दुनिया घूमने गए। अब कहाँ है मुझे नहीं पता। यश ने झूठ नहीं बोला, उसे सच में नहीं पता था। सिस्टम ने उसे ये इनाम दिया था। पिछले मालिक कहाँ गए उसे क्या मालूम? तो वो ठीक है? तान्या ने फिक्र से पूछा। वो यशवंत को अपने परिवार की तरह मानती थी। जब वो सबसे कमजोर थी, यशवंत ने उसे नई जिंदगी दी थी। लोगों को लगता था कि उनका कोई रिश्ता है, लेकिन सच में यशवंत उसे अपनी बेटी की तरह चाहता था। बस प्यार था और कुछ नहीं। अगर तुम सच में उन्हें ढूंढना चाहती हो तो मैं ध्यान रखूंगा। खबर मिली तो बताऊंगा। यश ने उंगलियों से टेबल ठकटाई और सिर हिलाया। ठीक है, थैंक यू बॉस। तान्या का मूड हल्का हो गया। बॉस अब आपको स्काई विला दिखाओ। तान्या ने कहीं बटन दबाया और एक छुपा दरवाजा खुला। दोनों अंदर गए। लिफ्ट से बिल्डिंग की छत पर पहुंचे। वहां एक 2 मंजिला विला था। पूरा छत उसका था। बगीचा, पार्किंग नहीं थी, लेकिन अंदर की शान किसी से कम नहीं। विला के चारों तरफ कांच की बालकनी थी। रात को यहां बैठो तो मुंबई का पूरा नजारा दिखे। अंदर गए तो सजावट चीनी स्टाइल से हटकर चमकदार थी। इंटरनेशनल ब्रांड्स की चीजें, लाखों की कीमत, लग्जरी सामान हर तरफ। बाहर रखो तो ये विला अरबों में बिके। घूमते घूमते शराब के तहखाने में पहुंचे। वहां की मशहूर शराबें देखकर सांस रुक गई। लाखों की रोमानी, लफीट, लिमिटेड रेड वाइन, हर बोतल 1 लाख से ऊपर। 10-20 हजार की शराब तो कोने में डब्बों में पड़ी थी। उसे अच्छा भी नहीं माना जाता था। एक खास कैबिनेट में रखी माउताई ने यश का ध्यान खींचा। बोतल पर सुनहरा ड्रैगन बना था। यश ने पूछा, तान्या, शाह में था, ये माउताई है? जी बॉस, ये माउताई है, लेकिन माउताई का बादशाह, सुना है इसे माउताई सम्राट कहते हैं। दुनिया में 10 बोतल से ज्यादा नहीं। यशवंत जी ने इसे नीलामी से लिया था। कभी पीने की हिम्मत नहीं की, बस यहाँ रखा। अच्छा, यश ने सिर हिलाया। अब इसकी कीमत कितनी होगी? करीब 1 करोड़। तान्या को लगा यश चौंकेगा, लेकिन वो निराश हुई। ठीक है, मेरे पापा बेसी शराब पसंद है, कभी ले जाकर उन्हें पिलाऊंगा। यश ने ठुड्डी छुई और सिर हिलाया। हम? तान्या अवाक रह गई। क्या ये अमीरों की दुनिया है? 1 करोड़ की शराब बस ऐसे ही पीने की बात। कीमत कुछ नहीं थी, लेकिन इसकी कलेक्शन वैल्यू पैसों से परे थी। नीलामी में कलेक्टर्स इसे हाथों हाथ ले लें। पीना तो बर्बादी थी, लेकिन यहाँ सब यश का था। जैसा चाहे वैसा करे। वाह दोस्तों, क्या कहानी थी! यश का रौब, चंद्रा की हार और स्काई विला का राज। अभी और भी ट्विस्ट बाकी हैं। लाइन में अगला एपिसोड तैयार है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं।